हेलो एवरीवन। ये आपका मोनोपोली का है सेकंड पार्ट। मोनोपोली का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो ये अजम्पशन मैं आपको वहाँ पर लगभग कवर करवा चुकी हूँ, इसमें से कुछ नहीं छूटा है आपका। तो फर्स्ट अजम्पशन यहाँ पर क्या है कि एक बेचने वाला है, ठीक है ना। और बाकी जो है ना बायर जो है वो क्या है कि वन सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे खरीदने वाले, यानी कि सेलर में तो मोनोपोली है और बायर क्या है परफेक्ट कंपटीशन में, बहुत सारे खरीदने वाले। आपने देखा कि यहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, एक दूसरे से प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती वस्तुएं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ना वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मोनोपोली के अंदर इंडस्ट्रियल फर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर लॉन्ग रन में बहुत सारे कारण थे जिससे मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या है कि एंट्री जो है फर्म की वो रिस्ट्रिक्टेड है, पाबंदी है उसके ऊपर, ठीक है ना। इतना इसमें मोनोपोली में एंटर करना आसान नहीं है। ये एंटर करना आसान नहीं है, इसके मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए, जैसे कि पेटेंट राइट था, कॉपीराइट, और जैसे कि इसेंशियल जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि ओपेक की जो कंट्री हैं उन्होंने क्या क्रूड ऑयल के ऊपर क्या ले रखा है, एक तरीके से उस रॉ मटेरियल के ऊपर उनका कंट्रोल है, तो इस कारण से मोनोपोली हो सकती है। या फिर जो ग्रांट ऑफ वो करेंगे फ्रेंचाइजीज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको क्या कर दे, फ्रेंचाइजीज दे दे। या इकोनॉमिक जो स्केल हों, जैसे कि नेचुरल मोनोपोली हमने पढ़ा, तो नेचुरल मोनोपोली जो अक्सर जो नेचुरल मोनोपोली अभी बता देती हूँ आपको एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया था। नेचुरल मोनोपोली जो जहाँ पर होती है, जहाँ पर ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू डिक्लाइन करती है, ऐसी चीज़ों को, ठीक है ना, ये जो होती हैं उनको क्या करती है गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, रेलवे हो गया, तो ये सारी चीज़ों को क्या करेगी गवर्नमेंट अपने अंडर में रखेगी। देखिए बेटा, तो इस तरीके की जहाँ पर नेचुरल मोनोपोली होगी वहाँ पर कंट्रोल रखेगी गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए फर्म जो है प्राइस क्या होती है, मेकर होती है, ठीक है। जैसे वहाँ पर क्या थी, टेकर थी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि किसी से तो कम प्राइस ले लिया जाए, किसी से ज़्यादा। तो ये जो कीमत विभेद की नीति है ना वो मोनोपोली के एकाधिकार के अंदर ही होती है। यहाँ पर आप सप्लाई कराओ नहीं बना सकते, तो ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो। तो चलिए इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ क्योंकि मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। सोर्स की हम बात करते हैं, सोर्स कौन कौन से, ठीक है ना, या कारण क्या है। एक तो पेटेंट है, ठीक है ना, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। उसके बाद देखा कि इसेंशियल रॉ मटेरियल, ये मैं सारी करवा चुकी हूँ कि किस किस कारण से जो है मोनोपोली क्रिएट होती है, तो इनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखिए आपने ये भी जान लिया कि डिमांड करव और मार्जिनल रेवेन्यू करव का कैसा नेचर है। तो आपने देखा कि किस तरीके का नेचर है कि जो एवरेज रेवेन्यू करव और मार्जिनल रेवेन्यू करव दोनों ही कैसे डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू करव भी, मार्जिनल रेवेन्यू करव भी, इनका कैसा स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। उसके बाद आपने ये देखा कि डिमांड जो करव है, ठीक है ना, वो इससे फ्लैट है, ये क्या है उससे 2 गुना स्टीप है, MR। फिर आपने MR का और AR का रिलेशन देखा जो कि इस तरीके से निकल कर आया। इसको हमने प्रूव भी किया कि वो सॉरी ये यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में, ये P इंटू में यहाँ पर ये 1 - 1 में क्या आया था, E। ये इस तरीके से इसकी निकल कर आया था ये फॉर्मूला। यहाँ पर फिर आपने देखा कि कहाँ पर जीरो होती है, कहाँ पर क्या होती है। वैसे अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर वैल्यू रख के भी देख सकते हो, जैसे कि P है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपको दे दे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड = 1 है, तो जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी ना वो आएगी MR जो होगी इस पॉइंट पर हो जाएगी, MR क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 अगर यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है 1 है तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे = 0 आएगी, 0 इधर रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट आपको ये बताता है कि आप इसका रिलेशन एक तरीके से जो TR AR MR ये सारा तुम पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पर एक डायग्राम में मैं आपको करवा देती हूँ।
इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे हम देखेंगे कि ये हमारी MR पहले मैं बना देती हूँ एक बार तरीके से। ये MR है, मार्जिनल रेवेन्यू है, और ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी थी, बीच में क्या थी, जहाँ पर ये 0 हो जाएगी वहाँ पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, और यहाँ पर 0। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है, वहाँ पर जो आपके टोटल रेवेन्यू होते हैं ना, टोटल रेवेन्यू, ये TR करो ऐसा होगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा जहाँ पर ये क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। ये इस तरीके से, ये आपका TR करो टोटल रेवेन्यू करो। तो देखिए ये पूछता है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पर जो आपकी टोटल रेवेन्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है, और MR क्या है, वहाँ पर 0 है। ठीक, उसके बाद आप इस वैल्यू को रख के देख लेना, जिस तरीके से रखते जाओगे इस फॉर्मूले में कि MR इक्वल टू P 1 माइनस 1 अपॉन में E। इस वैल्यू E की जितनी भी वैल्यू दी होगी या किसी की भी इनमें से वैल्यू दी होगी तो कुछ भी निकालना आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू M है तो उस टाइम पर इक्वल टू 1 है तो MR क्या है, 0 है। ठीक है ना। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, ये देखिए यहाँ पर यदि लेस देन 1 है तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो MR क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, टोटल जो रेवेन्यू हो डिक्रीज कर रही होती है इस टाइम पर। उसके बाद देखिए, यदि AR ग्रेटर देन है, यानी कि यहाँ पर यदि 1 से ज़्यादा है तो उस टाइम पर ये इंक्रीज कर रही है बट घटती दर से। ठीक है ना, यहाँ पर ये डिक्रीज कर रही है टोटल रेवेन्यू, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम के अंदर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है, एक लॉन्ग रन। जिस तरीके से वहाँ पर था ना, इसी तरीके से यहाँ पर है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, और एक है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में होता क्या है कि यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन लॉन्ग रन में क्या मिलते हैं, सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। किसमें, मोनोपोली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इक्विलिब्रियम की, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसकी कंडीशन देखिए, कंडीशन वही है जो पहले थी। कंडीशन आप देखिए, कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन वही है कि MC और MR एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और MC का स्लोप, वहाँ पर जब ये इक्वल होंगे, स्लोप ऑफ MC जो है, इसका स्लोप जो है वो क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए MR से। या आप ये बोलो कि MC जो है ना, MC MR को, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे। ठीक है, ये इस तरीके से, ये इसकी कंडीशन है, चाहे शॉर्ट रन है, चाहे लॉन्ग रन है, चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, चाहे मोनोपोली, चाहे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। और दोनों ही में अभी तक आप पढ़ रहे हो कि दोनों का मेन मकसद क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे यहाँ पर। हम बात कर लेते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देखिए, जब आप बात करते हैं ना शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है असामान्य लाभ, जहाँ पर आपकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम है, या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है डायग्राम किस तरीके का बनेगा, डायग्राम आप इस तरीके से बनाओगे कि ये एवरेज रेवेन्यू है, ये AR है, और फिर ये क्या है, MR है, मार्जिनल रेवेन्यू है। वही दोनों कंडीशन की मार्जिन, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है,
ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इसको मिनिमम दिखा देना, ठीक है ना, ये मिनिमम है। और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को इस पॉइंट पर कट करती है, ठीक है। यहाँ इसका स्लोप ज़्यादा है MC का, एक तो MR इक्वल टू MC है, दूसरा MC करो MR को नीचे से कट करा। तो यहाँ पर ये देखिए ये आउटपुट है का डिसीजन होगा, और जहाँ पर ये जाएगा यहाँ पर ये प्राइस का डिसीजन होगा। और कॉस्ट को आप देख लीजिए, कॉस्ट जो है ना एवरेज कॉस्ट से डिसाइड होगी कि कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट को हम देख लेते हैं कि एवरेज कॉस्ट से डिसाइड करेंगे हम। ये रही, जहाँ से ये इसको कट करते ना, यहाँ से ये आपकी कॉस्ट आ गई। देखिए प्राइस तो है OPC लेकिन कॉस्ट है OC, इसलिए ये जो है ना हिस्सा है ना ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। और देखिए हमेशा है ना ये जो मिनिमम जहाँ पर होती है ना, मैंने यहाँ पर इसको मिनिमम दिखा, जहाँ पर ये कट करते हैं उससे पहले तक ही हम उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए जो कंडीशन है क्या हुई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में, MC इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। AR जो है ना AR एवरेज रेवेन्यू अगर निकालोगे, अगर मैं इसको नाम दे दूँ कि ये तो है E पॉइंट, ये है E पॉइंट, और इसको मैं नाम दे दूँ कि ये है B पॉइंट, और ऊपर वाले को अगर मैं नाम दे दूँ कि ये है E पॉइंट, ये जो है ना ये है A पॉइंट। अब अगर आपसे AR पूछे, AR देखिए AR आपकी कितनी है, AQ आपकी एवरेज रेवेन्यू है। अगर आपसे AC पूछा जाए, AC कितना है, BQ, ये आपकी BQ है। उसके बाद देखिए अगर आपसे MC पूछा जाए मार्जिनल कॉस्ट, तो वो कितना है आपका EQ। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि AR पॉइंट पर ये जो भी आपने देख लिया कि ये कितना है, मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना है, AQ BQ EQ। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू तो पूरा AQ है, वो फिर BQ है। तो एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा, कब, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। अब उसके बाद हम केस की बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसका मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट इसका मतलब है कि जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये मिनिमम पॉइंट पर नहीं काट रही होगी। अब इस डायग्राम को मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, और ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ये MR है। उसी प्रकार से ये आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको बनाते हैं एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना। ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। अब ये आपकी MC है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। इस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, लेकिन उसके गिरते हुए पार्ट पर यहाँ तक आउटपुट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको टच करेगा, आउटपुट कितना है, इतना है, प्राइस कितना है, इतना। इसलिए देखिए इस पॉइंट पर अगर आप AR निकालो, ये AQ, ये मान लेते हैं कि ये है, तब देखिए AQ ही तो AR है और AQ ही AC है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि एवरेज रेवेन्यू औसत आय औसत लागत के बराबर है। और इस टाइम पर क्या है कि सामान्य लाभ मिल रहे हैं फर्म को, ठीक है ना। सारी कॉस्ट तो पूरी हो रही है लेकिन कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो फर्म है ना, जो मोनोपोली होती है, जो एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, आउटपुट कितना कर सकती है फर्म, इतना कर सकती है, लेकिन करती कितना है, इतना। और आप सभी जानते हो अगर इससे ज़्यादा करेगी तो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछे कि क्या एक्सेस कैपेसिटी होती है, तो आप बोलोगे यस एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। ये नॉर्मल प्रॉफिट भी आपका कवर हो गया। अब हम बात करते हैं मिनिमम लॉस की। और मिनिमम लॉस को आप सभी जानते हो कि मिनिमम लॉस का मतलब होता है जब फिक्स कॉस्ट का घाटा फर्म उठा रही हो, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम लॉस बोलते हैं।
तो मिनिमम लॉस को निकालते हैं एक बार, किस तरीके से निकलेगा मिनिमम लॉस। ये आपका मिनिमम लॉस की बात की जा रही है। तो मिनिमम लॉस का मतलब है कि एवरेज कॉस्ट अब आपकी ज़्यादा हो गई है एवरेज रेवेन्यू से। तो देख लेते हैं, डायग्राम बहुत ईजी होते बेटा, आप भी इनको अच्छे से बनाइएगा क्योंकि सारा डायग्राम का ही खेल होता है इकोनॉमिक्स में। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट अब आपके ऊपर चली गई, ठीक है ना, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। और ये आपके जहाँ पर भी ये मिनिमम होते हैं ना उसका ध्यान रखा करो, ये मार्जिनल कॉस्ट उसको वहाँ से कट करेगी। अब देखिए यहाँ से जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है MC इक्वल टू MR, MC को MR को नीचे से कट करेगा। ये यहाँ पर प्राइस को डिसाइड AR को यहाँ पर टच करते इसलिए प्राइस ये है, और AC को एवरेज कॉस्ट को यहाँ पर करते इसलिए कॉस्ट ये है। तो आप देखोगे ना, ये जो है ना, ये जो एरिया ये मिनिमम लॉस, और आप सभी जानते हो फिक्स कॉस्ट का घाटा फ्रॉम शॉर्ट टर्म में उठा सकती है। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट लागत ज़्यादा है और कीमत उसकी कम है। उसके बाद आप देखिए मिनिमम लॉस हो गया उसका। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। आपने देख ली लॉन्ग रन में, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्म को मिलेंगे, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे लॉन्ग रन के बारे में ही बात करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है। लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो है ना फर्म को लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ। जो असामान्य लाभ यहाँ पर मिलेंगे, तो इसके अंदर क्या है कि जो मोनोपोली के अंदर जो फर्म है उसको कोई डर नहीं है कि दूसरी जो फर्म है वो एंटर करेंगी, यानी कि जो एंट्री है वो क्या है, उसके ऊपर पाबंदी है। और मोनोपोली इंजॉय कर सकती है यहाँ पर, क्या मोनोपोली इंजॉय करती रहेगी वो फर्म। दूसरा है कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट करो जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का मतलब एक साथ कट करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि किस तरीके से कट करते हैं। तो मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली या एकाधिकार मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट कहाँ पर होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक बार कंडीशन लिख देती हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट पर क्या होगा, प्राइस जो है ना ग्रेटर देन या इक्वल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये MR है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर अगर हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर LAC मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को भी लेंगे। ये ले लेते हैं कि ये जो है ना, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब इसके लिए हम कलर चेंज करते हैं, कलर ले लेते हैं रेड। यहाँ पर है ना, जहाँ पर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, इसको ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है ना वो यहाँ पर टच कर रही होनी चाहिए। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ये थोड़ा टचिंग से दूर है, लेकिन ये जो एक्चुअल में है ना वो टच कर रही होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको टच करती हुई होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट करो, ये लॉन्ग रन जो है ना मार्जिनल कॉस्ट करो, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट करो। और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट करो है वो भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, कट करते हुए इसके सेम यहीं से, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, ये इसके जो है ना इसके मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ निकलेगा। ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट करा, तो आउटपुट कितना है इतना। तो ये कंडीशन हमें दिखानी, तेरी कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है सर, तुम्हें इतना याद रखना कि लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए कॉस्ट तो इतनी आई है और प्राइस इतने हैं, तो ये बेनिफिट ही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है।
उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद क्या होता है? कीमत विभेद, कीमत विभेद, कीमत विभेद क्या होता है? कीमत विभेद या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेटा, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस लिए जाए। दिस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ना, वो दिया था पीगू ने। इसने दिया था, याद रखोगे, इसने दिया था पीगू ने, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर, यानी कि सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग कंज्यूमर से। तो ये कितने तरीके का होता है? ये होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर मोनोपोलिस्ट जो सेल करता है सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, ठीक है ना, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कंज्यूमर को बेचता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं। किससे? परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जितना उपभोक्ता देना चाहता है ना, उससे उतना ही ले लिया जाता है, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पर। दिस इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ईच कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर का ना एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण है ना, वो एक बड़े लेवल पर होता है, एक्सप्लॉयटेशन अगर आप इंग्लिश के हो तो। तीसरा जो है ना, यहाँ पर होता क्या है कि बायर से फोर्स पे द प्राइस विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम विच विलिंग टू पे, यानी कि आप जितना देना चाहते हो, ठीक है ना, जितना विलिंग टू पे और जितना आप देते हो, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल जो पे होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है ना। एक्चुअल जो पे होता है, एक्चुअल जो पे होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब है जितना देना चाहते हो उतना ही आपसे ले लिया जाता है, तो कोई कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर नहीं बचता। देर फॉर बायर्स नो कंज्यूमर सरप्लस, ये ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर। अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन AR और MR दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि जो एवरेज रेवेन्यू करा हुआ है, जो एवरेज रेवेन्यू करा हुआ है वो मार्जिनल रेवेन्यू कराव के बराबर होता है, यानी कि एक ही होते हैं। AR और MR कराव सेम होते हैं, ठीक। बराबर का मतलब ये नहीं कि एक ही मान लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंज्यूमर आल्सो बिकम द MR कराव ऑफ द सेलर। इट इज़ मीन डिमांड करो ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो डिमांड करो है कंज्यूमर का वही सेलर का क्या है? सीमांत करो भी कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अंडर दिस ईच यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड एट सेपरेट प्राइस, यानी कि हर यूनिट को अलग अलग प्राइस पर बेचा जाएगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर आप एक कोई जीरो है, यहाँ पर क्या लिखते हो आप? प्राइस लेते हो, और यहाँ पर क्या लेते हो? क्वांटिटी। तो इतना, ठीक है ना, कीमत इतनी है। एक यूनिट के लिए आप इतना देना चाहते तो इतना ही दे रहे हो। देखिए, यहाँ पर अलग अलग कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई दिया हुआ प्राइस नहीं है, तो अलग अलग प्राइस पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये सारा का सारा क्या हो चला जाएगा? सारा का सारा किसके पास जाएगा? जो प्रोड्यूसर है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इस फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, तो सारा कोई भी कंज्यूमर सरप्लस आपने निकाला है ना, मैंने पहले आपको समझाया है कि कंज्यूमर सरप्लस हिक्स का और मार्शल का, पहले मार्शल का देख लेते हैं। डिमांड करो होता था, ये प्राइस होता था, और आप इतना देना चाहते थे लेकिन एक्चुअल में इतना देते थे। अब एक्चुअल और असलियत का दोनों एक ही, यानी कि जो एक्चुअल में आपने दिया और जो देना चाहते थे एक ही है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस जो है वो जीरो होगा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। दूसरी बात है कि डेड वेट लॉस जो है ना, डेड वेट लॉस है वो भी क्या होगा? जीरो होगा। डेड वेट लॉस जीरो क्यों होगा? डेड वेट लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो ना कंज्यूमर के पास जाएगा ना ही प्रोड्यूसर के पास जाएगा, ठीक है ना, तो उसको हम डेड वेट लॉस बोलते हैं। तो आपने ये देख लिया कि क्या क्या होगा इसके अंदर। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि कुछ कंज्यूमर के पास से बच जाता है, ठीक है ना। इसे मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है ना, वो चार्ज करता है। अगर आप 100, जैसे कि दिल्ली में किया हुआ ना कि अगर आप 150 या कुछ ऐसा कि भाई अगर इतनी चार्ज, अगर इतनी बिजली का यूज करते हो इतनी यूनिट का,
लेट कर रही हूँ, मैं प्रॉपर नहीं बता रही हूँ कि 150 मान लेते हैं कि यूनिट अगर आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो एक महीने में, तो आपको पहली जो 150 यूनिट है, मान लिया जाए कि वो क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी। उसके बाद अगर आप 150 से लेकर 200 तक, इनकी 150 से लेकर फ्री तो यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना, फ्री की तो बात छोड़ दो। मान लेते हैं कि 150 तक आपको 3 रुपये पर यूनिट पड़े, और 150 से अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपके लिए हो सकता है 5 रुपये यूनिट पड़े। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ग्रुप के अंदर अगर आप रहते हो तो कुछ ना कुछ कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर लेफ्ट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इंपॉर्टेंट है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन मोनोपोली सेल सेम प्रोडक्ट को ही अलग अलग मार्केट में, ठीक है ना, क्या करता है, अलग अलग मार्केट में बेचता है और अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। यह आ जाता है जैसे डंपिंग वाला केस होता है कि मोनोपोलिस्ट चार्ज हायर प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, और जो देखिए दो मार्केट होती है, एक डोमेस्टिक मार्केट होती है और एक होती है फॉरेन मार्केट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डंपिंग वाला केस है। जो थर्ड डिग्री प्राइस कीमत विभेद की हम बात करें कि होम मार्केट में तो आप प्राइस ज़्यादा रखो, ठीक है ना, कीमत ज़्यादा रखो, और जो फॉरेन कंट्री है ना, वहाँ पर जो कीमत है ना, कम रखो। रीज़न ये होता है कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और यहाँ पर आप मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली एंजॉय कर रहे होते हो, इसलिए यहाँ पर तो ज़्यादा प्राइस ले सकते हो और यहाँ पर कम। ये देश के अंदर भी हो सकता है, जैसे जियो ने किया था ना, जियो ने क्या किया था कि कम प्राइस, जियो ने तो बिल्कुल फ्री दे दिया था। इस एग्जांपल को बाद में लेंगे, ये यहाँ पर सेट नहीं होगा, प्राइस ज़्यादा है और यहाँ पर फॉरेन मार्केट में प्राइस कम है, तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मोनोपोलिस्ट चार्ज हायर प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है इस प्रोडक्ट की, लेस देन 1 होती है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रियल लाइफ में या कॉमन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डंपिंग की। इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको इसके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताऊंगी कि ये कब कब पॉसिबल है। अब देखिए कुछ और मैं आपको कीमत विभेद के बारे में बताती हूँ, थोड़ा आप सुन लीजिएगा। एक होता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप एक डॉक्टर या वकील की आप बात करते हो तो वो किसी अमीर से ज़्यादा फीस ले लेता, गरीब से कम ले लेता। उसके बाद देखोगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, देख रहे होगे कुछ खुली चीज़ें होती है, जैसे आप चाय लेने के लिए जाओ, ठीक है ना, तो अगर खुले वाली लेते हो सस्ती मिलेगी, अगर पैकिंग वाली लो किसी ब्रांड की लोगे तो महंगी मिलेगी। तो वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा टाइम ऑफ सर्विसेज की बात देखिए पहले क्या होता था, जब सुबह या रात के या 9-10 बजे के बाद जब फ़ोन करते थे तो सस्ता पड़ता था, टाइम दिन में करते थे तो महंगा पड़ता था। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब इसके अंदर भी इसी तरीके का आ जाएगा कि टाइम ऑफ सर्विसेज, कि किस टाइम वो जो आप सर्विसेज ले रहे हो। जैसे कि आप देखते हो कि कहीं पर भी जाते हो किसी सिनेमा घर में, कि सुबह के समय सस्ता होता है और दोपहर बाद महंगा होता है। फिर है इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल या लोकल डिस्क्रिमिनेशन जो है, जियोग्राफिकल या लोकल डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जबकि एक अधिकार एक मार्केट की अपेक्षा दूसरे मार्केट में अधिक कीमत पर बेचता है। ये आगे ये वाला पॉइंट मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी एक साथ। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कब हो सकता है। एक तो नॉलेज नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, कि एक मार्केट में इतने मिल रही है, दूसरे में इतने मिल रही है, और भी 2 मार्केट है तो इनमें अलग अलग आपको ये नहीं पता होना चाहिए इसमें सस्ता मिल रहा है या इसमें महंगा, कुछ नहीं पता आपको। आपके इग्नोरेंस ज़्यादा, ठीक है ना, आप यहाँ पर नहीं जाते, ठीक है ना। तो मार्केट इम्परफेक्शन है कि अज्ञानता है, सुस्ती के कारण आप नहीं जा पाते। दूसरा एग्रीमेंट बिटवीन द राइवल सेलर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब हो सकता है, कीमत विभेद कब कर सकते हो, उस समय की विभेद हो सकता है जब जो आपस में जो कॉम्पिटिटर हैं कि वो समझौता कर लेंगे हम प्राइस को अलग अलग कीमत पर बेचेंगे। फिर है कि जियोग्राफिकल या टैरिफ बैरियर्स, इसमें भी क्या हो सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एक अधिकारी क्या करता है, अपने देश और विदेश में ग्राहकों से विभेद कर सकता है, अपनी मार्केट में महंगा बेच लेगा, दूसरी मार्केट में क्या कर देगा, सस्ता बेच लेगा। फिर है कि विभिन्न वस्तुएं डिफरेंशिएट प्रोडक्ट क्या करता है, वो करता क्या है, अलग अलग क्या करेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट तो वही सेम है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या करेगा, लेबल अलग लगा देगा, नाम अलग रख देगा, अमीरों के हिसाब से अमीरों जैसा नाम रख देगा, गरीबों के हिसाब से गरीबों जैसा लिख देगा। तो ये डिफरेंशिएट प्रोडक्ट करके वो अलग प्राइस डिसाइड कर सकता है।
और बायर्स क्या है, अगर अज्ञानी है तब भी वो क्या कर सकता है, प्राइस डिसाइड कर सकता है। जैसे जब आप कोई चीज़ ऑर्डर पर बनवाते हो तो महंगी पड़ेगी, अगर वैसे रैंडमली ले लेते हो तो सस्ती पड़ेगी। दूसरा कि आर्टिफिशियल डिफरेंस बिटवीन गुड्स, कि वस्तु में कृत्रिम अंतर, वही मैंने आपको बताया कि अलग अलग लेबर और इस तरीके की लेबल, ठीक है ना, उनका नाम नोम पैकिंग चेंज करके। फिर इसके बाद आता है, ये है आपका डिफरेंस इन डिमांड, इनकी मांग में जब अंतर हो, और ये भी एक साथ पढ़ेंगे। ये डिफरेंस इन डिमांड का क्या मतलब है? भौगोलिक का तो मैंने आपको बता दिया कि एक मान लेते कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कि अपने देश में सस्ता बेचते दूसरे देश में महंगा। ये डिफरेंस इन डिमांड वाला आप पढ़िए एक बार। इसके अंदर क्या है कि जो क्या करता है मोनोपोलिस्ट या जो एक अधिकारी, वो क्या करता है चीज़ को, ये ए मार्केट है, ये बी मार्केट है, इसमें अलग कीमत पर बेचता है, इस पर अलग कीमत पर बेचता है। उसका मेन मोटिव ये होता है कि जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, और दूसरा क्या है कि एक से मिलने वाली जो है मार्जिनल रेवेन्यू, यदि मान लेते हैं कि ए मार्केट से जो मिलती है वही जो मार्जिनल रेवेन्यू जो है अगर बी मार्केट से मिले, तो तब जाकर उसका क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये करेगा कैसे? भाई इससे भी इतनी ही मिले और इससे इतनी मिले, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। क्या करेगा? यहाँ पर ज़्यादा कीमत रखेगा, ठीक है ना, कीमत ज़्यादा रखेगा और आउटपुट क्या करेगा, कम बेचेगा। यहाँ पर क्या करेगा, इसके उल्टा करेगा कि कम कीमत रखेगा और ज़्यादा आउटपुट बेचेगा। तो जब जाकर इससे यहाँ पर कम कीमत रख के वहाँ पर ज़्यादा कीमत रख के, यहाँ पर ज़्यादा आउटपुट बेच के वहाँ पर कम आउटपुट बेच के, दोनों से उसका मेन मोटिव थी इतनी रेवेन्यू मुझे यहाँ से अर्न करनी इतनी, तो तब जाकर वो प्रॉफिट मैक्सिमम करेगा। अब इस कंडीशन के लिए होना क्या चाहिए? एक तो वो करेंगे, अब ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि जो मार्केट में है ना बायर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना, और ऐसा नहीं हो कि एक मार्केट से उठ कर चीज दूसरी में रीसेल हो जाए, तो एक मार्केट से दूसरी में प्रोडक्ट सेल भी नहीं होना चाहिए, तब ये हो सकता है। दूसरा है कि एक अधिकारी का जो डिमांड करा हो ना वो कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए, तब पॉसिबल है। और अंतिम और जो सबसे जरूरी है कि इलास्टिसिटी, मैंने आपको बता दिया कि इलास्टिसिटी क्या अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें कम होती है उसमें ज़्यादा कीमत रखेगा, जिसमें ज़्यादा होती है कम। रीज़न ये है बेटा, कम होने का ये मतलब होता है कि अब आप इसके हैबिचुअल हो, ठीक है। मान लिया जाए कि आपका डिमांड करो ऐसा, डिमांड करो अगर ऐसा, तो यहाँ पर देखिए प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होने पर क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसके हैबिचुअल हो, ज़्यादा कीमत लेगा तब भी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। और यहाँ पर क्या है, और तरीके के नेचर के लोग हैं, ये इस तरीके के हैं कि अगर कीमत थोड़ी सी घटा दी ना, इनका इलास्टिसिटी कैसा है, इनका जो ये इस तरीके का है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये थोड़ा सा भी कीमत में गिरा, या मतलब मान लेते कि पहले ये थे और इसका थोड़ा सा भी अगर बढ़ा देते तो डिमांड देखिए इतनी घट जाएगी, तो यहाँ पर उसको सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता करके यानी कि इतनी प्राइस रख के कम प्राइस कम रखेगा, ज़्यादा क्वांटिटी बेचेगा, और यहाँ पर ज़्यादा कीमत रखेगा और कम क्वांटिटी बेचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हम आगे बात करते हैं डंपिंग की। डंपिंग का क्या मतलब होता है? डंपिंग कई तरीके की होती है, ठीक है ना। डंपिंग क्या कितने तरीके की होती है? वैसे तो जो डंपिंग होती है ना वो 4 तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 तरीके की पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ। देखिए, एक होती है पैराडिटरी, टाइप्स ऑफ डंपिंग के बारे में हम कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डंपिंग, डंपिंग का मतलब होता है अपने सामान को डंप कर देना। ये कंट्री में भी हो सकता है और बाहर में। डंपिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि आप क्या करो, अपनी कंट्री में उस प्रोडक्ट को कम ज़्यादा कीमत पर बेचो और दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट को क्या बेचो, कम रेट पर बेचो। इसका रीज़न यही है। रीज़न मैंने आपको बता के रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि अपनी मार्केट में वो क्या है, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक जो है कंपटीशन में होता है। वहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसके प्रोडक्ट की वो लेस देन 1 होती है। बाहर के देश में जब वो बेचता है तो परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है, इसलिए उसको वहाँ पर कम कीमत रखनी पड़ती है, वहाँ पर उसकी ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पर कम कीमत रखता है और यहाँ पर ज़्यादा कीमत रखता है, ठीक है ना। कि ये रीज़न होता है। और भी बहुत सारे रीज़न है लेकिन एक मेन रीज़न ये है। तो हम बात करते हैं डंपिंग की। डंपिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डंपिंग इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड अकर्स व्हेन ए कंपनी और ए कंट्री एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट एट ए प्राइस लोअर देन डोमेस्टिक प्राइस, यानी कि अपनी कंट्री में ज़्यादा प्राइस लेने हैं और दूसरी कंट्री में क्या है, कम प्राइस लेने हैं फॉरेन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके की। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स के अंदर क्या होता है कि स्पोर्डिक, फर्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्डिक डंपिंग की, जो कि लगातार चलती रहती है।
स्पोर्डिक डंपिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्पोर्डिक का मतलब होता है कि जब देखिए कभी कभार क्या होता है, अब सुनिए मैं जो कह रही हूँ आपको, जिस दिवाली का समय आ जाए तो दिवाली के समय पर क्या होता है, फालतू का सामान बचा होता है ना, जो अनसोल्ड इन्वेंटरीज होती है, जो हमारे पास जो स्टॉक बच जाता है, या जो पुराना टाइप सी का होता है, वो यहाँ पर बिकता नहीं होता। मजबूरीवश इसको हमें क्या करना पड़ता है कि होम कंट्री की बजाय फोन कंट्री में हम क्या कर देते हैं, इसको डंप कर देते कम रेट पर, ठीक है, जो बिका नहीं था यहाँ पर, वो होता स्पोर्डिक। ठीक, लगातार नहीं होता। स्पोर्डिक का मतलब होता है जब अचानक एकदम से, मतलब आपके पास कोई सामान बच जाता है, उसको दूसरे देश में आप भेज देते हो। फिर दूसरा होता है पैराडिटरी, ये होता है लालची टाइप का, लुटेरी टाइप का, पैरिडेटरी। ये जो डंपिंग होती ना, इसका मेन मोटिव ये होता है कि आपको दूसरे की मार्केट के ऊपर कब्जा करना है। जैसे कि चाइना करता है ना, चाइना क्या करता है, सामान को दूसरे देशों में बेचता है, जैसे कि मान लेते कि इंडिया में ही बेचता है, तो वो इतनी कम कॉस्ट पर बेचता है यहाँ पर कि उसकी जितनी कॉस्ट आई ना, उससे भी कम कॉस्ट पर यहाँ पर बेच देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट की ज़्यादा कॉस्ट आई होती है, तो हम अपने प्रोडक्ट को ना लेकर चाइना के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये क्या करेगा, जब हमारा प्रोडक्ट आउट हो जाएगा, कौन बनाएगा फिर हमारे देश में, तो उसके बाद क्या करेगा, ये मोनोपोली एंजॉय करेगा। जैसे जियो ने किया, ठीक है ना, जियो ने यही तो किया। जियो ने पहले सबसे सस्ता आपको दिया, ऐसा थोड़ा ना होता कि अगर ये सस्ता दे रहे हैं तो इनको लॉस हो रहा है। देखिए मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो ऐसा काम करती, क्यों करती हैं, अब उनको एक जगह से लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह से फ़ायदा हो रहा है, तो वो ऐसे ही कवर कर लेती है। जियो ने देश के देश में क्या किया कि इतना सस्ता कर दिया, जियो ने कि फ्री कर दिया। जब इन्होंने जियो ने क्या किया, फ्री किया, तो दूसरी जितनी भी नेट वाली थी, नेटवर्क जो दे रही थी, वो क्या होगी, आउट होगी। अब धीरे धीरे अपने रेट बढ़ा रहा है, तो इसका बोलते हैं लालची टाइप या लुटेरे टाइप। तीसरी होती है परसिस्टेंट, जो लगा, ये परसिस्टेंट जो होती है वो होती है लगातार, PERSISTENT, परसिस्टेंट। इसका मतलब होता है लगातार। जब आपकी ये होता है, ये तो हर रोज़ का हर मतलब सारी बार का यही काम है कि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचते ही रहते हैं, अपने में ज़्यादा कीमत रखते हैं और दूसरे में, इनके होम कंट्री में ज़्यादा प्राइस ले रहे होते हैं और दूसरी कंट्री में कम प्राइस। इसका ये मतलब हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कॉन्स्टेंट रेट से वहाँ पर बढ़ ही रही हो, यानी कि ले ही रहे हो लोग, डिमांड ना घटी हो। एक और होता है जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आ जाए कभी, रिवर्स डंपिंग। क्या होती है रिवर्स डंपिंग? का मतलब होता है कि आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड है ना, फॉरेन कंट्री में क्या है, एक तरीके से जो है, इट मीन्स दैट प्राइस चेंज डू नॉट, एक मिनट, देखिए मैंने आपको बोला है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है फॉरेन कंट्री में क्या हो जाए, कम होने का मतलब है ग्रेटर देन 1 है और आपके में लेस देन 1 है, तो इसलिए आपका प्रोडक्ट वहाँ पर वहाँ पर सस्ता बिकता है और यहाँ पर महंगा बिकता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी। तो इसका इस वाले को छोड़ ही देना आप, जो मैंने आपको स्पोर्डिक बताया, यानी कि एकदम से वैसे अचानक आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट बच जाए तो उसको दूसरी कंट्री में आप डंप कर दो। प्रेडेटरी की लालची टाइप, किसी की मार्केट कैप्चर करने के लिए। परसिस्टेंट, ये तो हमारा लगातार चलता ही रहता है, ऐसा हम करते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे देश में कम कीमत पर बेचना, अपने देश में। डंपिंग का बस आप एक मीनिंग समझ लेना कि अपनी कंट्री में वो क्या होता है, महंगा रहेगा, दूसरे देश में वो सस्ता रहेगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट चलते हमने डंपिंग भी देख लिया। जो डेड वेट लॉस्ट है, डेड वेट लॉस जो है उसके बारे में आपने देख लिया। डेड वेट लॉस क्या होता है? डेड वेट लॉस ऐसा होता है जो कि कंज्यूमर के पास भी नहीं जा रहा और प्रोड्यूसर के पास भी नहीं जा रहा। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मोनोपोली, ठीक है। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर अलग अलग राइटर की है ये, तो इसको आप एक बार देखिएगा। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, DMP से मैं इसको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए लर्नर की, लर्नर ने क्या दिया है, तो ये बता रहे हैं कि मोनोपोली पावर कब ज़्यादा होगी। सिंपल बात ये है, परफेक्ट कंपटीशन में कभी मोनोपोली पावर नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता। जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम से कम होगा ना, वहीं पर मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। तो इसने जो दिया है ना, लर्नर ने अपना मेजर दिया, माप दिया, वो दिया P-MC, मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाई P। जितना प्राइस का और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, वहीं पर क्या होगा, मोनोपोली ज़्यादा होगी। कीमत और सीमांत लागत में अंतर जितना अधिक होगा, एकाधिकारी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी।
ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसलिए वहाँ पर जो मोनोपोली पावर होती है ना वो जीरो होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कि जो आग यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बाद एक मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का और इलास्टिसिटी का कैसा रिलेशन है। ठीक है ना, डिग्री ऑफ मोनोपोली और इलास्टिसिटी का। अब देखिए अभी समझ गए हो आप कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर और जो इलास्टिसिटी है उनका इनवर्स रिलेशन है। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही मोनोपोली पावर कम होगी, जितनी इलास्टिसिटी कम होगी उतनी ही मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। देखिए ज़्यादा होगी। देखिए ये थी परफेक्ट इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर क्या था, दिए हुए प्राइस थी ना, तो यहाँ पर मोनोपोली पावर क्या थी, जीरो थी। दूसरा देखिए, जब आप देखोगे अब इसके बाद ये तो एकाधिकार है, मोनोपोली है, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पड़ोगे, उसमें AR थोड़ा स्ट्रेट टाइप का होगा, तो यहाँ पर कम होगी मोनोपोली पावर। जितना ज़्यादा ये करें कि स्टीप होगा ना, जितना ज़्यादा स्टीप होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही मोनोपोली। ये AR यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना आपने। तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हो कि मोनोपोली पावर का और जो है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद है ट्रिफिन मेजर, सेकंड जो है ना, ये तो था लर्नर का P माइनस MC डिवाइड बाई P। उसके बाद इसकी बात करते ट्रिफिन की। ट्रिफिन ने जो दिया है, ट्रिफिन ने जो मोनोपोली डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर के लिए जो दिया है, इन्होंने यूज किया है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब आप सभी जानते हो कि क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, हाई कहाँ पर होती है और लो कम कहाँ पर होती है। हाई वहाँ पर होती है जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है ना, तो इसलिए जहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी होगी जीरो, वो उतनी ही ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी। और जहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी होगी इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है हाई लेवल का सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर जो एक तरीके से डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जीरो होगी यहाँ इस केस में। और यहाँ पर क्या होगी, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ये जितनी कम होती चली जाएगी उतनी ही मोनोपोली पावर बढ़ती चली जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी से रिलेटेड वो दिया किसने, ट्रिफिन ने, अगर आपसे पूछ ले तो। उसके बाद देखिए डिग्री ऑफ मोनोपोली का बेन ने भी दिया, बेन का जो मेजर है, थर्ड जो है वो दिया है बेन ने जो दिया है, बेन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्राइस और एवरेज कॉस्ट का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, मोनोपोली पावर कहलाएगा। फिर उसके बाद दिया है रोथशाइल्ड ने 1 2 3 4 यानी कि 4th नंबर पर दिया है रोथशाइल्ड ने। ठीक है, ये दिया है, ये थे है आदत है। ठीक है, रोथशाइल्ड ने, इन्होंने दिया कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। ठीक है ना, एक बिल्कुल भी ना हो और बिल्कुल 100% भी हो। तो इन्होंने दिया है कि स्लोप ऑफ डिमांड करो डिवाइड बाय स्लोप ऑफ, इसको इन्होंने इस तरीके से दिया है कि स्लोप ऑफ डिमांड, अभी बताती हूँ डिमांड करो किसका है, और नीचे सेम लिखकर यहाँ पर बड़ा डी है। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो डी है ना, स्लोप ऑफ डिमांड कराओ, एक ये स्लोप ऑफ डी है। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए जो ऊपर वाला है ये डी, ये है छोटा फर्म का, ये है फर्म का, और ये है इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर देखिए, जो अगर इसका ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि बेन का मैंने आपको बताया ना कि प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर नहीं होती। यहाँ पर आप देखोगे कि जो मोनोपोली है वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होती है, एवरेज कॉस्ट कम होती है, यहाँ पर मोनोपोली पावर ज़्यादा होती है। तो ये देख लेना आप, ये मैंने आपको बता दिए हैं कि किस ने दिए हैं और कौन कौन से हैं, किस तरीके से उन्होंने मेजर किया। अब इसके बाद देखिए कि रेगुलेशन इन मोनोपोली पावर। ठीक है, मोनोपोली इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है।
रेगुलेशन के लिए आप सभी जानते हो कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इसको रेगुलेट करने के लिए, कि इनको अगर मतलब राइवल जो है ना, इनके जो कंपटीटर हैं, अगर उनके आने का भय हो तो तब भी क्या होती है, मोनोपोली पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना। रेगुलेशन लिख देते हो एक बार सही से। रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली पावर या कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर नहीं, मोनोपोली या मोनोपोली पावर एक ही बात होती है। फर्स्ट है कि इनको जो राइवल्स है ना, जो कंपटीटर हैं, अगर उनके आने का डर हो तो ये अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी, ज़्यादा मोनोपोली हो ही नहीं सकती। दूसरा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन कर देनी, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन अपना दे। तीसरा है कि इनको नेशनलाइज कर लिया जाए, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले। फोर्थ है कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन का होगा, पब्लिक है ना, इनको बायोकाट कर दे, पब्लिक ऐसा रिएक्शन कर दे कि इनको ले ही ना, ठीक है, नहीं के प्रोडक्ट को, तब भी ये रुक सकते हैं। उसके बाद है कि सब्स्टिट्यूशन का इन्हें डर हो कि हो ना सके, ऐसा है तुम इतनी ज़्यादा प्राइस ले रहे हो तो कोई दूसरा इस सेम प्रोडक्ट ले आए, इनकी इस जैसा प्रोडक्ट ले आए, कोई सब्स्टिट्यूट्स ले आए। दूसरा है कि डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोचों का अंतर। एकाधिकारी का आपने देखा कि मांग की लोच जितनी ज़्यादा होंगी ना, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जहाँ पर कम होगी वहाँ पर ज़्यादा जहाँ पर इलास्टिसिटी कम है वहाँ पर ज़्यादा कीमत ले लेता है, अगर जहाँ पर ये ज़्यादा हो वहाँ पर ये कम कीमत लेगा। तो करे कि मांग की लोचों का अंतर के कारण से भी ये होता है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है कि कानून द्वारा किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते, कानून के द्वारा। तो हम फर्स्ट बात करते हैं कि जो हम इसको किस तरीके से कंट्रोल ऑफ मोनोपोली थ्रू प्राइस रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है ना, प्राइस रेगुलेशन या टैक्सेशन के द्वारा हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि यदि एकाधिकारी के ऊपर कि एक कानून लगा दिया जाए कि भाई इससे ज़्यादा आप कीमत नहीं ले सकते, जब वो उससे ज़्यादा कीमत ही नहीं ले पाएगा तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो प्राइस की जो है ना, कीमत की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दी जाए। दूसरा है टैक्सेशन, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी सेकंड वाला, ठीक है ना। फर्स्ट वाला तो आप समझ गए होंगे, ईजी है। टैक्सेशन, अब देखिए टैक्सेशन में भी क्या होता है कि यदि यहाँ पर आप देखोगे किस किस तरीके के टैक्स लगाए जाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लमसम टैक्स की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लमसम टैक्स की। लमसम टैक्स अभी मैंने पहले पढ़ा है ना परफेक्ट कंपटीशन में, तो ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन नहीं होती, ठीक है ना, सिर्फ डायग्राम का अलग चक्कर पड़ता है। लमसम टैक्स नहीं तो एक्सप्लेनेशन सेम है। लमसम टैक्स में आपने क्या देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। जब तक मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होगी तो जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है, वो भी चेंज नहीं होंगे। सिर्फ जो चेंज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? प्रॉफिट ही डिक्रीज होगा। इसको डायग्राम में कर लेते हैं। लमसम टैक्स क्या होता है? फिक्स कॉस्ट की नेचर का होता है। और फिक्स कॉस्ट आप जानते हो कि फिक्स कॉस्ट क्या है, मार्जिनल को तो चेंज कर ही नहीं सकती। देखिए ये एवरेज रेवेन्यू है, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, और ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कि MC इक्वल टू MR, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये आउटपुट है, और ये प्राइस है आपकी, ये प्राइस है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट की नेचर का या लमसम टैक्स लगाया जाता तो सिर्फ एवरेज कॉस्ट है ना आपकी, वो शिफ्ट करेगी। एवरेज कॉस्ट AC से AC1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप स्पष्ट देख पा रहे हो तो पहले थी कि कॉस्ट इतनी आ रही थी और ये सारा बेनिफिट था, ये वाला एरिया। अब कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी इतनी आएगी, तो ये वाला एरिया कम हो जाएगा, यानी कि अब ये टैक्स की फॉर्म में उसको देना पड़ेगा। और ये जो है ना, या ना तो प्राइस चेंज होंगे और ना ही क्वांटिटी किसी प्रकार से चेंज होगी। तो ये ध्यान रखना है आपने, सिर्फ प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पर यूनिट टैक्स की, पर यूनिट टैक्स मैंने आपको बताया था, जिसको पर यूनिट टैक्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। वेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है, वो पर यूनिट टैक्स ही होता है। तो आउटपुट, प्राइस, क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा और बर्डन शेयर होगा कंज्यूमर के साथ, ठीक है ना। लमसम टैक्स में बर्डन शेयर नहीं होता, लेकिन जो पर यूनिट या स्पेसिफिक या वेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं पर यूनिट टैक्स। पर यूनिट टैक्स
इससे क्या होता है, ये जो टैक्स लगेगा तो यहाँ पर जो बर्डन है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, वो तो उसके दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था ना, उसी बातों को जहन में रखोगे तो ये किस किस चीज़ को चेंज कर देगा, ये आउटपुट को भी चेंज कर देगा, ये प्राइस को भी चेंज कर देगा, और ये मार्जिनल कॉस्ट को भी चेंज करेगा, ये एवरेज कॉस्ट को भी चेंज करेगा, ठीक है ना, जो पर यूनिट टैक्स लगता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहले क्या सीन है और उसके बाद में क्या सीन है। ये यहाँ पर क्वांटिटी ली गई है और यहाँ पर हमने प्राइस लिए हैं, और ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू, और ये है मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। यहाँ पर ये एक दूसरे को, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। अब उसके बाद देखिए, यदि पर यूनिट टैक्स लगाया जाता, पर यूनिट टैक्स लगाने से जो आपका पहले आउटपुट ये है, ठीक है, और प्राइस आपका ये है, आउटपुट ये है और प्राइस ये है। जब आपका टैक्स लगता तो टैक्स लगने से यहाँ पर क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट है वो आपकी चेंज हो जाएगी, AC से ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, आपकी एवरेज कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट को मैं दिखा देती हूँ एक बार चेंज करके, ये एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। दूसरा देखिए, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी शिफ्ट कर जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट MC से MC1 हो जाएगी, AC से AC1। अब ये देखिए यहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट कहाँ गई, ये इसको यहाँ पर कट करती है, तो देखिए आउटपुट घट गया ना आपका पहले के कंपेयर में, और ये यहाँ पर भी इस प्राइस को डिसाइड करेगी, ये प्राइस बढ़ गया। तो आपने सिर्फ ये बताना कि आउटपुट और प्राइस दोनों को प्रभावित करेगी, और यहाँ पर जो बर्डन है वो शेयर होगा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के ऊपर, दोनों के ऊपर, ठीक है। अब हमने ये देख ही लिया कि क्या होता क्या नहीं होता। इसके मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, मेन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि क्रॉस इलास्टिसिटी है ना बहुत कम होती है, 0 के लगभग होती है, ठीक है ना। आप ये याद रख लीजिएगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है मोनोपोली में क्या होती है, लगभग 0 के राउंड होती है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, अगर प्योर मोनोपोली हो तो। अगर खाली मोनोपोली है तो इसको बोलते हैं मतलब बहुत कम है। इकोनॉमिक जो स्केल जो है आल्सो कॉल्ड द, यानी कि जहाँ पर बचते मिल रही होती है, इकोनॉमिक जो स्केल मिल रहे होते हैं, वहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट क्या करती है, कॉन्टीन्यूस डिक्लाइन करती होती है। और इस तरीके का जब होता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट इस जो भी इस तरीके का चीज़ होगी या वस्तु होगी उसको अपने अंडर में रखेगी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है। फिर है मोनोपोली कैन सेट आइदर प्राइस और आउटपुट, बट वो करेगी यहाँ पर या तो मोनोपोली वाला प्राइस डिसाइड करता है या आउटपुट डिसाइड कर सकता है, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली डिसाइड नहीं कर सकता। आउटपुट भी इतना मैं बेचूंगा इतनी कीमत रखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मोनोपोलिस्टी जो ना फिक्स द इक्विलिब्रियम आउटपुट वेयर हिज इलास्टिसिटी ARG लेस देन यूनिटी। नहीं, यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मोनोपोली वाला है हमेशा प्राइस कहाँ पर, इससे ऊपर वाले हिस्से में डिसाइड करता है, इससे नीचे वाले में तो उसकी MR क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि नेगेटिव हो जाती है। फिर लर्नर इंडेक्स आपने देखा कि मोनोपोली पावर किसको बताता है, P माइनस MC और डिवाइड बाई P। उसके बाद देखोगे मिसिस जो जॉन रॉबिन्सन है उन्होंने कहा सजेस्ट किया है टैक्स और सब्सिडी जो है ना वो मोनोपोली प्रॉफिट को एलिमिनेट कर सकते हैं, टैक्स और सब्सिडी, ठीक है ना। यदि ऐसा इंटरेस्ट का है कि पब्लिक इंटरेस्ट का तो सब्सिडी दे दो, यदि फालतू नुकसान कर रहे हैं तो उनको उनके ऊपर टैक्स लगा दो। एक्स एफिशिएंसी की बात, एक्स एफिशिएंसी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक्स एफिशिएंसी जो है ना ये लिखा नहीं जा रहा है इससे ढंग से, जो एक्स एफिशिएंसी मैं बोल रही हूँ आप नोट डाउन कर लो। एक्स एफिशिएंसी जो थ्योरी है ना वो दी है लेविस्टन ने, किसने दी है, लेविस्टन ने। लिखने की कोशिश ही करती हूँ मैं यहाँ पर, जो एक्स एफिशिएंसी जो थ्योरी है वो किसने दी है, लेविस्टन ने। देखिए बेटा मेरी मजबूरी है इस पर पढ़ाना। देखिए बोर्ड पर पढ़ाने से मैंने ये देखा कि ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड पे नहीं करवा पाऊंगी, करवा दूँ, लेकिन इतना सारा मटेरियल मैंने आपको करवाना, मैंने बिल्कुल भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैंने आपको हर चीज़ देनी है, तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया। लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में सिर्फ क्या मिलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने देख लिया कि गवर्नमेंट कैन एलिमिनेट मोनोपोली प्रॉफिट बाय सेटिंग ए प्राइस इक्वल,
यानी कि एवरेज कॉस्ट के बराबर रख के, यानी कि एवरेज के फिक्स प्राइस करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मोनोपोली को ख़त्म कर सकती है। उसके बाद देखोगे प्राइस जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कब पॉसिबल होगा, जब अलग अलग मार्केट के अंदर, अलग अलग मार्केट में क्या होगा, इलास्टिसिटी जो है वो अलग अलग होगी, किसी में लेस देन 1 होगी, किसी में ग्रेटर देन 1 होगी, तभी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और आपने देखा कि जो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम नॉन लीनियर प्राइजिंग भी बोलते हैं। आप ये याद कर लेना कि जो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था उसको नॉन लीनियर नॉन लीनियर प्राइजिंग भी बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, वो करें कि क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनका मतलब मेन मतलब होता है सेल और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, ये मेरा नंबर है 9468008900, ठीक है। और जो मेरा चैनल है इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेस, इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय शीला हलावत, उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।